हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बर्णवाल की एनसीईआरटी पर आधारित सम्मान अध्ययन बुक जो कि 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम भारत का भूगोल अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने एक अध्याय करा रखा है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, इससे पहले ऑलरेडी हमने इतिहास और भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित सभी अध्याय हमने कवर कर लिया है। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। सवाल है, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। कोंकण तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट या फिर उत्तरी सरकार तट। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे कोंकण तट। ध्यान रखिएगा, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं अगर कुछ ऐसा भारत का दक्षिणी हिस्सा है ना, और यहाँ तक ये आपका महाराष्ट्र वाला एरिया है। इसके बाद फिर आप देखेंगे इधर गुजरात है, तो यहाँ पे है आपका दमन और दीव। तो यहाँ से लेकर के आप देखेंगे तो ये गोवा यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। तो गोवा तक के एरिया को जो कहा जाता है ना, यही कहा जाता है कोंकण तट। ठीक है, इस बात फिर देखेंगे कि यहाँ पर आपको कर्नाटक देखने को मिलेगा, तो उस तट को कभी कभी कर्नाटक तट कहा जाता है। और यहाँ से केरल का जो हिस्सा है ये पूरा ये कहा जाता है मालाबार तट। ध्यान रखिएगा, केरल के तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मालाबार तट। और ये पूरा भाग ही कहा जाता है इसे पश्चिमी घाट। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ना, गुजरात वाला तटीय क्षेत्र को कहा जाता है कठिया वाला तट। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल पूछा गया था भारत के पश्चिमी तट, तो ये आपका पूरा पश्चिमी तट है। इसके उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, इसके उत्तर वाला भाग को क्या कहते हैं, ये एरिया को क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है कोंकण तट। ठीक है, वहीं बात करें अगर हम पूर्वी घाट के बारे में बात करें, ये पूरा पूर्वी घाट है। इसमें से आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश और केरल, ये तमिलनाडु का जो हिस्सा है, जो तटीय क्षेत्र है, उसे कहा जाता है कोरोमंडल तट। और इसके उत्तरी भाग को कहा जाता है यहाँ पे उत्तरी सरकार तट। ठीक है, तो इन बातों का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चाहे सवाल जिस भी तरीके से पूछा जाए आप आंसर इसका दे सकते हैं। ठीक है, बाकी और भी डिटेल्स यहाँ पे दिए गए, चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके इसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है। बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका या फिर पाकिस्तान। तो ध्यान रखनी है, पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा श्रीलंका देखेंगे कि भारत से अलग होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। ध्यान दीजिएगा, पाक जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग के मध्य स्थित एक जल संधि वाटर स्टेट है। यह बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। ध्यान रखिएगा, ये बंगाल की खाड़ी को क्या करता है, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इस जलडमरू मध्य का नामकरण ब्रिटिश शासनकाल में मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया था, इसीलिए इसे कहा जाता है पाक जलडमरू मध्य। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल रहेगा, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद है। बताना है कि सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के किन देशों में विवाद है। तो पता होगा आप लोग को कि सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि सियाचिन हिमनद या फिर सियाचिन ग्लेशियर ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में भारत पाक सीमा पर ये स्थित है और ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। इस हिमनद को लेकर के भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद भी है। इसी हिमनद में देखेंगे तो स्थित एक आपको देखने को मिलेगा रीमो हिमनद। तो इसी में से देखेंगे जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी जो तंत्र है उसके एक सहायक नदी है श्वेत नदी, जो कि यहीं से निकलती हैं। कहाँ से, रीमो हिमनद से। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखनी है सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। ठीक है, ये काराकोरम श्रेणी में भारत पाकिस्तान से उपस्थित है, जो कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। आप लोगों को कई लेक्चर हमने बताया है कि ट्रांस हिमालय जो है ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय कहते हैं। इसके बाद फिर 3 नीचे देखने को मिलते हैं हिमालय क्रम से, है ना, वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय और निम्न हिमालय या फिर शिवालिक जो कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ऊपर में जो आपका देखने को मिलता है ट्रांस हिमालय, उसी में से ये देखने को मिलता है आपको सियाचिन ग्लेशियर। तो सवाल पूछा जा सकता है कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो ये ट्रांस हिमालय में स्थित है, काराकोरम श्रेणी में। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। सवाल है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। विक्रम साराभाई द्वीप, सतीश धवन द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप या फिर सीवी रमन द्वीप। सही आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, व्हीलर कलाम द्वीप। बात करिए कहाँ पे है, तो अब देखेंगे ये व्हीलर द्वीप का नया नाम तो ऐसे ये रखा गया है अब्दुल कलाम द्वीप। उड़ीसा सरकार ने 2 सितंबर 2015 को इस द्वीप का नामकरण भारत के महान वैज्ञानिक एवं पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर यह किया गया है। यह द्वीप भारत के पूरी तट से लगभग देखेंगे तो 10 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये सवाल पूछा जाता है कि व्हीलर द्वीप कहाँ पे स्थित है, किस खाड़ी में स्थित है या फिर किस सागर में स्थित है, तो आपको याद रखनी है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में इसका प्रयोग करता है। किसका, व्हीलर द्वीप का। ठीक है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये देखेंगे कि भारत के पूरी तट से लगभग ये 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच कौन सा है। चपोरा तट, दीव तट, अक्सा तट या फिर मरीन तट। तो सही आंसर है इसका मरीन तट। सभी को पता होगा आप लोगों को, आई थिंक बहुत ही फेमस क्वेश्चन रहा है ये। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित ये मरीन तट जो है ना, ये भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है। और इसे देखेंगे कि लंबाई जो है, ये इसकी कुल लंबाई लगभग देखने को मिलता है 13 किलोमीटर। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ये। अगला सवाल है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है। सवाल है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है। तो याद रखनी है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप ये अंडमान द्वीप समूह में ये स्थित है। ये भारत का ही नहीं, ये पूरा दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप भी है, ये आपको याद रखनी है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। ध्यान दीजिएगा, बैरन द्वीप भारत के ही नहीं बल्कि ये दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वैल्केनो है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीपों में ये स्थित एक भाग है। बैरन का अर्थ क्या होता है, बंजर, जहाँ पे कोई भी न रहता हो और इस द्वीप पर कोई मानव बसा भी नहीं है। बंजर का मतलब भी वही होता है। अगला सवाल है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा, खैबर दर्रा उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के मध्य ये हिंदू कुश श्रेणी के सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला में ये स्थित है। इस दर्रे के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के बीच आवागमन संभव हो पाता है, खैबर दर्रा के माध्यम से। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन, पाकिस्तान। खैबर दर्रा कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलज नदी घाटी में स्थित है। बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा सतलज नदी घाटी में स्थित है। नाथुल्ला, जेलेपला, सिरपकिला या फिर सेराब थांगा। सही आंसर होगा यहाँ पे सिरपकिला। ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। ये तो सिरपकिला दर्रा हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित एक प्रमुख दर्रा है, जो भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। किस जिला में, किन्नौर जिला में। ये क्या कर रहा है, तिब्बत में एक नगारी है, इसको यहाँ से जोड़ता है। किन्नौर से ये नगारी को क्या करता है, जोड़ता है कौन, सिरपकिला दर्रा। सतलज नदी इसी दर्रे के समीप एक संकरी घाटी से प्रवाहित होती हुई तिब्बत से भारत में प्रवेश करती हैं। इस प्रकार यह दर्रा भारत, तिब्बत और चीन को आपस में जोड़ता है। तो सवाल पूछा जा सकता है, सिरपकिला दर्रा किन देशों को जोड़ता है। तो याद रखिएगा, भारत, तिब्बत और चीन। वैसे हम जानते हैं कि चीन, ये जो तिब्बत है आपका वो चीन के कब्जे में है। यह सिक्किम के नाथुला दर्रा के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक दर्रा भी माना जाता है। तो कह सकते हैं भारत का या फिर कह सकते हैं भारत का सबसे बड़ा दर्रा कौन सा है जो व्यापारिक दर्रा है, तो ये है नाथुला दर्रा। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये है सिरपकिला दर्रा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नाथुला दर्रा। और एक है आपका यहाँ पे देखेंगे तो एक दर्रा कौन सा था, नाथुला है, तो ये तो सिक्किम है आपका। ठीक है, एक है आपका जिलेपला दर्रा। ठीक है, ये दोनों कहाँ देखने को मिलेगा, ये दोनों दर्रे हैं सिक्किम में। ठीक है, जिलेपला और नाथुला दर्रा। सिरपकिला आपका हिमाचल प्रदेश में, आपको याद रखनी है। ठीक है, एक है आपका माना नीति। ठीक है, और माना नीति, और एक और है आपका जो याद नहीं आ रहा है थोड़ा सा, हाँ, लिपू लेक। ठीक है, लिपू लेक दर्रा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिपू लेक दर्रा
ठीक है, माना और नीति, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपू लेक, ये सभी देखेंगे कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और बाकी नाथुला दर्रा आपको याद रखना, नाथुला और जिलेफला ये दोनों सिक्किम में है, जबकि सिपकला आपका ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 3 दर्रों का नाम याद रखिएगा, यहाँ से सवाल भी पूछे जाते रहे हैं। अगला सवाल है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? खारदुंगला, रोहतांग, बनिहाल या फिर नाथुला दर्रा? तो सही आंसर होगा यहाँ पे नाथुला दर्रा, जो कि सिक्किम में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैलाश मानसरोवर की जब यात्रा करेंगे आप, है ना, तो यहाँ पे नाथुला दर्रा को पार करना होता है। ध्यान दीजिएगा, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए नाथुला दर्रा, जो कि सिक्किम में है, और लिपू लेक दर्रा, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, तो लिपू लेक के बारे में पहले बता चुके हैं। लिपू लेक, माना दर्रा और एक आपका नीति दर्रा, ये सभी उत्तराखंड में स्थित है। तो इन दोनों को पार करना पड़ता है। नाथुला दर्रा भारतीय राज्य सिक्किम को तिब्बत चुंबी घाटी से जोड़ता है, जबकि लिपू लेक दर्रा हिमालय पर्वत श्रेणी में भारत, जो कि उत्तराखंड के बारे में बात करें हम लोग, लिपू लेक दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है, और ये तिब्बत, जो कि चीन के कब्जे में के मध्य स्थित एक दर्रा है। कौन सा? लिपू लेक दर्रा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से सिंपल सा सवाल पूछा जा सकता है, किन 2 देशों को जोड़ता है? लिपू लेक दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से सवाल बन सकते हैं। अगला सवाल है, डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? बताना है, डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो याद रखना है, ये दक्षिण व लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। याद रखना है, डंकन पैसेज दक्षिणी व लिटिल अंडमान के मध्य में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा, हिंद महासागर में स्थित ये डंकन पैसेज एक जलडमरू मध्य है। ठीक है, हिंद महासागर में स्थित डंकन पैसेज एक जलडमरू मध्य है। यह ग्रेट अंडमान द्वीप समूह रटलैंड द्वीप का भाग है, जो रटलैंड द्वीप को लिटिल अंडमान से अलग करता है। इसके पश्चिम में बंगाल की खाड़ी एवं पूरब में अंडमान सागर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बृहद हिमालय में स्थित एक शीत मरुस्थल है, खाली स्थान दे रखा है और फिर पूछ रहा है आपसे कि बृहद हिमालय में स्थित एक शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख, सतपुड़ा, अरावली या विंध्याचल? तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शंस के आधार पर भी इसका सही आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, लद्दाख होगा, क्योंकि बृहद हिमालय की बात हो रही है। अरावली देखेंगे राजस्थान में है, जबकि सतपुड़ा और विंध्याचल दोनों देखेंगे मध्य प्रदेश के आसपास स्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी किसी भी कीमत पर BCD नहीं होगा, सही आंसर क्या होगा, लद्दाख, जो कि बृहद हिमालय में स्थित एक शीत मरुस्थल है। बृहद हिमालय जिसे महान हिमालय भी कहते हैं, ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है यहाँ पे ये ऑप्शन। और इसके बारे में और भी कुछ दे रखा है, थोड़ा देख लेते हैं क्या दे रखा है। लद्दाख बृहद हिमालय में स्थित एक शीत मरुस्थल है। भारत में सबसे कम वर्षा यहीं पे होती है। ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे कम वर्षा यहीं पे होती है, लद्दाख में। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो ये कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क, जो कि इसी मरुस्थल में ये स्थित भी है। ठीक है, तो यहाँ से सवाल बन सकता है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भारत का, है ना? तो ये हेमिस नेशनल पार्क है, और ये कहाँ स्थित है, किस रेगिस्तान में? तो ये लद्दाख का जो रेगिस्तान है वहीं पे स्थित है ये शीत मरुस्थल में। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? बताना है, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर जो है आपका सी ऑप्शन है, भारत के एक महासंरक्षक के नाम पर यह रखा गया है। सी ऑप्शन सही है। ध्यान दीजिएगा, सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इस पर्वत नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया था। वे एक ब्रिटिश भूगोलवेता और महासंरक्षक थे। 1865 ईस्वी में उन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नामांकन किया गया था। अगला सवाल है, सालटोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? सालटोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? लद्दाख में, काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में, विंध्याचल में, पश्चिमी घाटों के एक अंग के रूप में? ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, सालटोरा पर्वतमाला पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे POK कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर POK के गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र की सीमा पर यह स्थित है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिम में ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसलिए इसे काराकोरम के हृदय स्थल के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर है यहाँ पे
बी ऑप्शन काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, साल्टोरा पर्वतमाला एक पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे बोलते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके के गिलगित बल्टिस्तान क्षेत्र की सीमा पर स्थित है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिम में ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसलिए इसे काराकोरम के हृदय स्थल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा साल्टोरा है ना पर्वतमाला कहाँ स्थित है, तो ये काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? हिमालय, विंध्याचल, अरावली या फिर सह्याद्री? हिमालय तो सबसे नवीन है ना, तो सबसे पुराने यहाँ पे होगा अरावली। अरावली जो पर्वत है ना, ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण भी हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। हिमालय के बारे में याद रख सकते हैं, ये सबसे नवीन पर्वत भी है। और अब देखेंगे कि अरावली पर है ना, अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है तो माउंट आबू के समीप स्थित है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ठीक है, तो ध्यान रखना है अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है, इस बारे में और भी जानकारी लेते हैं थोड़ा सा यहाँ से। अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। यह श्रेणी औसत रूप से देखा जाए तो 300 से लेकर के 800 मीटर तक ऊंची है। इसका सर्वोच्च चोटी माउंट आबू के समीप स्थित गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। यह पर्वत श्रेणी दक्षिण पश्चिम में अहमदाबाद गुजरात से लेकर के उत्तर पूर्व में दिल्ली तक ये लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है। दिल्ली में स्थित रायसीना पहाड़ी, जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, इसी पर्वत श्रेणी का एक विस्तार भी है। तो ये जरूर लाइन ध्यान में रखिएगा, है ना। ये जो दिल्ली में स्थित रायसीना जो पहाड़ी है ना, जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, इसी पर्वत श्रेणी का ये विस्तार है। किसका? अरावली पर्वत श्रेणी का। ठीक है, तो ये शुरू कहाँ से हो रहा है? तो ये शुरू हो रहा है अहमदाबाद गुजरात से लेकर के, है ना। यह जो पर्वत श्रेणी है ये दक्षिण पश्चिम में अहमदाबाद गुजरात से लेकर के उत्तर पूर्व में दिल्ली तक ये लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। कुछ इस तरीके से यहाँ से गुजरात शुरू हुआ है, ये राजस्थान का पूरा कवर करते हुए दिल्ली के रायसीना तक ये गया हुआ है। ठीक है, और इसकी औसत हाइट भी याद रखिएगा, 300 से लेकर के 800 मीटर तक है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं। बताना है नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं। कहाँ पे स्थित हैं ये? तो सभी को पता होगा, ये पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। जास्कर तो होगा नहीं, काराकोरम, हिमालय, ये सभी देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के आसपास स्थित है, जबकि नागा, खासी सब असम की तरफ आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूर्वांचल पर्वतमाला बिल्कुल ही सही है। थोड़ा सा भी अगर अप्लाई किए होंगे तो इसका आंसर आप आसानी से दे पाए होंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? बताना है दिए गए ऑप्शन में कौन सा पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। तो आप देखेंगे यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से पीर पंजाल, ये श्रेणी भारत में स्थित है, पीर पंजाल। बाकी कोई भी ऐसा नहीं जो कि भारत में स्थित है, सिवाय डी ऑप्शन छोड़ करके। ठीक है, तो ध्यान रखना है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। इसके अलावा आप देख लेते क्या दे रखा है यहाँ पे, पीर पंजाल हिमालय पर्वत श्रेणी का ही एक भाग है। ध्यान रखिएगा, पीर पंजाल हिमालय पर्वत श्रेणी का ही एक भाग है, जो कि भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे पीओके कहते हैं, में ये फैला हुआ है। यह निम्न हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, जबकि अराकानयोमा म्यांमार, साल्ट रेंज पाकिस्तान और सुलेमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है। तो यहाँ से बाकी ऑप्शंस के बारे में भी आप चाहे तो जानकारी रख सकते हैं। सुलेमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है, फैला हुआ है, जबकि साल्ट रेंज ये पाकिस्तान में ही है, जबकि अराकानयोमा ये आपको म्यांमार देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सवाल है, मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? बताना है आपको मैकाल पर्वतमाला ये किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या फिर छत्तीसगढ़? सही आंसर होगा यहाँ पे छत्तीसगढ़। ध्यान रखना है मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर का नाम है अमरकंटक, है ना। और अमरकंटक से कौन कौन सी नदी निकलती है, ज़रा कमेंट करके बताइएगा जल्दी से।
तो ध्यान रखिएगा, अमरकंटक से सोन नदी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है ना। नर्मदा नदी देखेंगे कि जाकर अरब सागर में गिर जाती है, मुहाना बनाती है अपना, जबकि सोन नदी जाकर के बिहार में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है ना। उत्तर की तरफ बहती है सोन नदी, और नर्मदा नदी देखेंगे कि पश्चिम की तरफ बहती हैं। तो सोन नदी, नर्मदा नदी व एक हिस्से निकलती है महानदी। और महानदी कहाँ जाकर के बह गिरती है, जाकर के बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, तीनों 3 तरह की दिशा में बहती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ से। और ये सभी जो सोन, नर्मदा और महानदी है, इस सभी का देखेंगे उद्गम कहाँ पे होता है, अमरकंटक पहाड़ी से ही होता है, ठीक है। और सोन तो जानते ही, बता ही रहे हैं आपकी, गंगा की ये सबसे प्रमुख या सहायक नदी है सोन नदी। तो सही आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। मैकाल पर्वतमाला ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। ये भी आसान सा सवाल है, कई बार हम अपने लेक्चर में बता चुके हैं आप लोग को। सही आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन, गुजरात, माफ़ कीजिएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। नल्ला मल्ला की पहाड़ी ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नल्ला मल्ला पहाड़ी पूर्वी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों की पूर्वी विस्तार है ये, जो आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो ये करनूल है, नेल्लोर है, गुंटूर है ना, इन सब क्षेत्रों में ये फैला हुआ है। तेलंगाना देखेंगे तो महबूबनगर और नलगोंडा, ये 2 जगह पर ये राज्यों में ये फैली हुई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें एक लाइन ये याद रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, भैरानी कोडा। ध्यान रखिएगा, भैरानी कोडा जिसकी ऊंचाई लगभग देखेंगे तो 3048 फीट है, ये नल्ला मल्ला पहाड़ी की सबसे ऊंची शिखर है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये सवाल बन सकता है, ठीक है। नल्ला मल्ला पहाड़ी की सबसे ऊंची शिखर का नाम क्या है, जिस ऊंचाई कितनी है। तो ये दोनों सवाल याद रखिएगा, ऊंचाई पूछा जाए तो 3048 फीट है, और चोटी का नाम पूछा जाए तो भैरानी कोडा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं। सवाल है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं। शायद इसका हम डिफिनेशन एक्सप्लेन हमने शायद क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में हमने किया था। बताइए इसका आंसर अब क्या होगा, शायद पहले ही क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आप दे पाएंगे। अब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, कोरोमंडल तट, ठीक है। क्या हो जाएगा, कोरोमंडल तट, ठीक है। जबकि कोंकण तट देखेंगे पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को कहते हैं। पूर्वी तट ये पूरा भाग जो है, उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट को पूरा भाग को ही क्या कहते हैं, पूर्वी घाट तट कहते हैं। मालाबार तट क्या है, ये केरल वाला जो हिस्सा है, ये वाला केरल वाला पार्ट, उसे कहा जाता है मालाबार तट, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। बताना है पूरी दुनिया में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। धौलागिरी, कंचनजंगा, केटू, गॉडविन अस्टीन या फिर नंदा देवी। आसान सा सवाल है, सही आंसर होगा गॉडविन अस्टीन, जिसे केटू भी कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। और भारत के बारे में बात करें, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो ये कंचनजंगा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर केटू काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, जिसे गॉडविन अस्टीन भी कहा जाता है। यह पश्चिमी हिमालय एवं भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी 8611 मीटर है, ठीक है। तो ये भारत की सर्वोच्च चोटी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये हम इसलिए नहीं कह रहे है ना, यहाँ पे जो दे रखा है केटू है ना, तो केटू एक्चुअली में क्या है ना कि भारत के क्षेत्र में नहीं है, ये पीओके में स्थित है और भारत के कब्जे में नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं मानते हैं। हम लोग किसको मान के चलते हैं, कंचनजंगा को मान के चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा। भारत के अधिकार क्षेत्र में जब पूछा जाए तो कंचनजंगा होगा, अगर भारत का पूछा जाए तो केटू होगा, गॉडविन अस्टीन होगा, ठीक है। अगला सवाल ले लेते हैं। सवाल रहेगा, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है। माजुली जो है ना आपका जो द्वीप है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। बताना ये विश्व का सबसे बड़ा नदी जो द्वीप है ये किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, असम। ये असम में स्थित है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बारे में बात ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि बात हो रहा है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेन क्या किया हुआ है। माजुली द्वीप विश्व का ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है, जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। इस नदी द्वीप का कुल क्षेत्रफल देखा जाए तो ये 1250 किलोमीटर ये फैला हुआ है,
1250 वर्ग किलोमीटर में। यहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी सुबनसिरी नदी से मिलती है। माजुली आर्द्रभूमि वेटलैंड की श्रेणी में शामिल पारिस्थितिकीय हॉट स्पॉट के रूप में जानी जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2-3 सवाल बन सकते हैं। किस नदी पर स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। किस राज्य में स्थित है, तो ये असम में स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो लगभग 1250 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। सवाल रहेगा सर क्रीक कहाँ स्थित है। बताना है आपको कि सर क्रीक कहाँ स्थित है। गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर, या फिर लद्दाख से स्थित भारत पाक सीमा पर, या फिर उत्तर पूर्व में भारत चीन सीमा पर, या फिर भारत म्यांमार सीमा पर। सही आंसर है इसका गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर है सर क्रीक। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखिएगा। सर क्रीक जो कि गुजरात में है, भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा पर स्थित एक दलदली क्षेत्र है जो अरब सागर से जुड़ा हुआ है। यह भारतीय राज्य गुजरात को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग हो करता है। ज्वार भाटा की अधिक आवृत्ति एवं इसके प्रभाव से यह भूभाग जलमग्न रहता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है अराकानयोमा, है ना। अराकानयोमा हिमालय की पूर्वी विस्तार है जो कि स्थित है, कहाँ स्थित है, तो हम लोग अभी देख चुके थे, शायद कोई क्वेश्चन आया था पहले भी, इसका एक्सप्लेन कर रहे थे हम लोग, ये कहाँ है, म्यांमार में है। ठीक है, चलिए इसका कुछ एक्सप्लेन देख लेते हैं। अराकानयोमा पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी का ही पूर्वी विस्तार है जो पश्चिमी म्यांमार के रखाइन तटवर्ती राज्य और इरावदी नदी बेसिन के मध्य स्थित है, इसलिए इसे रखाइन पर्वत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। इस श्रेणी का कुछ भाग भारतीय राज्य असम, नागालैंड, मिजोरम में ये फैला हुआ है। इस प्रकार यह पर्वत श्रेणी भारत म्यांमार के मध्य प्राकृतिक सीमा निर्धारित भी करती है। तो यहाँ से सवाल भी आ सकता है, भारत और म्यांमार के मध्य प्राकृतिक सीमा निर्धारित कौन करती हैं, तो ये अराकानयोमा पर्वत श्रेणी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है लघु या निम्न हिमालय खालिस्तान के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक या फिर तिब्बत। सही आंसर होगा यहाँ पे शिवालिक। ध्यान रखिएगा, लघु जिसे निम्न हिमालय भी कहते हैं और शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून है ना, तो ये ध्यान रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, निम्न हिमालय के दक्षिणी ढाल तथा शिवालिक श्रेणी के उत्तरी ढाल के मध्य में अनेक चौड़ा जल तल वाली लंबवत घाटियाँ, कोनधारी वन तथा अनेक छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें पश्चिम में दून कहते हैं और पूर्व में द्वार कहते हैं, जैसे कि हरिद्वार है ना। तो उत्तराखंड में इसे बुग्याल या प्यार अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में इसे बुग्याल कहते हैं या तो फिर प्यार के नाम से भी जाना जाता है। देहरादून एवं हरिद्वार इसी का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनीकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है। सवाल है अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनीकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी या फिर पश्चिमी। तो याद रखिएगा, लक्षद्वीप के दक्षिणी भाग में बिखरे छोटे छोटे द्वीप समूहों को मिनीकॉय द्वीप समूह कहा जाता है। क्या कहा हमने, लक्षद्वीप के दक्षिणी भाग में बिखरे छोटे छोटे द्वीप समूह को मिनीकॉय द्वीप समूह कहा जाता है। अरब सागर में स्थित मिनीकॉय, स्थानीय नाम मलिक कहते हैं इसे, भारतीय द्वीप समूह लक्षद्वीप के सबसे दक्षिण में स्थित एक एटॉल जिसे प्रवाल द्वीप भी कहते हैं, ये एटॉल कहते हैं यहाँ पे। यहाँ मौसम वेधशाला एवं प्रकाश स्तंभ स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मिनीकॉय में वेधशाला और प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस यहाँ पे स्थित है। ठीक है, देखिए क्या दे रखा है, ध्यान समझिएगा। लक्षद्वीप के दक्षिणी भाग में बिखरे छोटे छोटे द्वीप समूहों को मिनीकॉय द्वीप समूह कहा जाता है। अरब सागर में स्थित मिनीकॉय, स्थानीय नाम मलिक, भारतीय द्वीप समूह लक्षद्वीप के सबसे दक्षिण में स्थित एक एटॉल जिसे प्रवाल द्वीप भी कहते हैं ये है। यहाँ मौसम वेधशाला एवं प्रकाश स्तंभ स्थित है, जिसे इंग्लिश में प्रकाश स्तंभ को लाइट हाउस भी कहते हैं। ठीक है, तो एक सवाल और है, देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग और कंटिन्यू करेंगे। इसमें लगभग 50 क्वेश्चन हैं,
तो हम लोग अभी यहाँ पे पहुँचे हैं 25 नंबर क्वेश्चन तक। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे 26 नंबर, ठीक है। इसके बाद बाकी क्वेश्चंस जो बच रहे हैं उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सवाल को क्या दे रखा है, खाली स्थान के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीर मोड़ बनाते हुए भारत की पूरी सीमा के साथ फैल जाता है। जो जिला दर्रा, दिहांग महाखंड, या फिर भूटान सीमा, या फिर नेपाल सीमा। तो देखिए सवाल क्या बोल रहा है यहाँ पे, के बाद, किसके बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीर मोड़ बनाते हुए भारत की पूरी सीमा के साथ ये फैल जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए जरा। और सही ऑप्शन है दिहांग महाखंड, ठीक है। सही आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, है ना। तो दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीर मोड़ बनाते हुए भारत की पूरी सीमा के साथ ये फैल जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, ध्यान दीजिएगा। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय पर्वत श्रेणी दक्षिण की ओर एक तीर मोड़ बनाते हुए भारत की पूरी सीमा के साथ फैल जाती हैं, जहाँ इसे मिजो, मिरी, मिसमी, डफला, पूर्वांचल आदि पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है ना। इसे ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर क्या था, दिहांग महाखंड, है ना। और दिहांग से एक चीज़ यहाँ पे आप थोड़ा सा नोटिस कर सकते हैं कि जब मानसरोवर से निकलती हैं ब्रह्मपुत्र नदी तो तिब्बत में से सांगपो कहते हैं, और जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं तो वहाँ पे इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। और दिहांग के बाद जब ये प्रवेश करती हैं आसाम में तो वहाँ पे इसे ब्रह्मपुत्र की नदी के नाम से जानते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी को वहाँ पे किस नाम से जानते हैं। कई बार हम बता चुके हैं, ठीक है। तो चलिए फिर बाकी प्रश्न हम लोग करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।